Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. नमस्ते, आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे संपादकीय विषयों पर बात करेंगे जो आजकल काफी चर्चा में है और हम सब की जिंदगी से कहीं न कहीं जुड़े हैं। नमस्ते, बिल्कुल। आज के मुद्दे काफी अहम हैं। हमारी आज की बातचीत 3 मुख्य मुद्दों के आसपास घूमेगी। पहला, बड़ी टेक कंपनियां भारत में लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कितनी जिम्मेदार हैं। दूसरा, क्या रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर यानी पुनर्योजी कृषि हमारी खेती और खाने पीने के सिस्टम को सुधार सकती है? हाँ, ये भी एक जरूरी विषय है। और तीसरा, क्या भारत वाकई ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों के एक लीडर के तौर पर उभर रहा है? जी। हमारा मकसद इन विषयों की तह तक जाना, जरूरी बातें समझना और अलग-अलग नजरियों को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मुद्दे से। आपने भी शायद YouTube या Facebook पर ऐसे विज्ञापन देखे होंगे, 10 दिन में डायबिटीज जड़ से खत्म या घर बैठे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। सुनने में भले ही लुभावना लगे, पर ऐसे विज्ञापन असल में गैर कानूनी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कोई आज की समस्या नहीं है, इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। लेकिन आजादी के बाद 1954 में एक कानून बना, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, यानी DMRA। DMRA? हाँ। 1954। अच्छा। हाँ। ये कानून साफ तौर पे कहता है कि आप कुछ गंभीर बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों जैसे डायबिटीज, कैंसर, दिल की बीमारियां, मोटापा, ब्लड प्रेशर वगैरह, करीब 54 है ये लिस्ट में। 54 है, काफी है। जी। इनके इलाज का दावा करने वाले विज्ञापन नहीं दे सकते, चाहे आपकी दवा काम करती हो या न करती हो, अप्रूव्ड हो या ना हो, विज्ञापन देना मना है। और ये रोक क्यों लगाई गई थी? मतलब क्या कारण था? कारण था सेल्फ मेडिकेशन के खतरे को रोकना। मतलब लोग विज्ञापन देखकर खुद ही अपना इलाज न करने लगे। हाँ, ये तो खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर की सलाह जरूरी है। बिल्कुल, गंभीर बीमारियों में तो खासकर डॉक्टर पूरी जांच करके स्थिति समझकर दवा देते हैं। सिर्फ विज्ञापन देखकर दवा लेना ठीक नहीं। सही बात है, लेकिन 1954 में तो गूगल, फेसबुक थे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तब विज्ञापन अखबारों या रेडियो पर आते थे। उन्हें पकड़ना, रेगुलेट करना शायद थोड़ा आसान था। और आज तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल, मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और अमेज़न, और इन्हीं पर ये विज्ञापन धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो क्या ये प्लेटफॉर्म्स इन विज्ञापनों को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? यही मामला थोड़ा पेचीदा है। देखिए, जानकारी के मुताबिक इन प्लेटफॉर्म्स की अपनी विज्ञापन नीतियां यानी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज हैं। हाँ, होती तो है। उनमें अमेरिका या यूरोप के कानूनों का तो जिक्र मिल जाता है, जैसे FDA के नियम वगैरह, पर भारत के इस पुराने 1954 वाले DMRA कानून का जिक्र अक्सर नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हैं? मतलब भारत के कानून का जिक्र ही नहीं? अक्सर नहीं। नतीजा ये है कि इनके प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर ऐसे भ्रामक विज्ञापन दिख जाते हैं। आप खुद सर्च करके देख सकते हैं, जैसे आयुर्वेदिक इलाज प्लस डायबिटीज या होम्योपैथी प्लस ब्लड प्रेशर। शायद आपको भी ऐसे दावे मिल जाएं। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब जो विज्ञापन शायद अमेरिका या यूरोप में न चल पाए, वो भारत में आसानी से चल रहे हैं। ये तो सीधे सीधे दोहरा मापदंड हुआ। ऐसा लगता तो है। शायद उन्हें लगता है कि भारत में कानून लागू करवाने का सिस्टम उतना सख्त नहीं है या पकड़े जाने का डर कम है। वो अक्सर खुद को सिर्फ बिचौलिया या इंटरमीडियरी बताते हैं। इंटरमीडियरी मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ चिट्ठी पहुंचाना है, उसके अंदर क्या लिखा है इससे उसे मतलब नहीं। अच्छा। वो कहते हैं कि हम तो बस एक प्लेटफॉर्म है, विज्ञापन कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, ये हमारी सीधी जिम्मेदारी नहीं। पर ये दलील थोड़ी कमजोर लगती है ना? खासकर विज्ञापनों के मामले में। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म विज्ञापन दिखाने के पैसे लेते हैं। हाँ, बिल्कुल लेते हैं। उनकी टीम विज्ञापन को देखती है, मंजूरी देती है, तब वो लाइव होता है। जब आप किसी चीज से सीधे पैसा कमा रहे हैं और उसे मंजूर कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक अनजान बिचौलिए कैसे हो सकते हैं? ये तो तल्ख ठीक नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत के IT नियमों में उन्हें यूजर के कंटेंट के लिए कुछ हद तक सेफ हार्बर यानी कानूनी बचाव मिला है। सेफ हार्बर? हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म पर अगर कोई यूजर कुछ गलत पोस्ट करता है तो उसके लिए सीधे तौर पर प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होगा, कुछ शर्तों के साथ। लेकिन तर्क ये दिया जा रहा है कि ये बचाव भुगतान किए गए विज्ञापनों पर लागू नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विज्ञापन तो उनका अपना बिजनेस मॉडल है, वो उससे पैसा कमा रहे हैं, ये यूजर का कंटेंट नहीं है। अच्छा, ये बात है। हाँ,
और पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, जैसे लिंग जांच से जुड़े विज्ञापनों का मामला था पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत। हाँ, याद है कुछ। मामला कोर्ट में गया, सालों चला, कंपनियों ने यही बिचौलिए वाला बहाना बनाया। अंत में कोई खास नतीजा नहीं निकला, किसी पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इससे शायद कंपनियों को लगता है कि वो बच निकलेंगी। और एक मुश्किल ये भी है शायद कि इन कंपनियों के हेडक्वार्टर्स अक्सर अमेरिका या यूरोप में होते हैं। बिल्कुल, भारत में उनकी सब्सिडरी कंपनी काम करती है। कुछ गड़बड़ होने पर भारत के अधिकारी कहते हैं हम तो कर्मचारी हैं, फैसले तो बाहर बैठे बॉस लेते हैं। तो फिर उन पे कार्रवाई कैसे हो? उन विदेशी अधिकारियों पर भारत में मुकदमा चलाना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें यहाँ लाना, कोर्ट में पेश करना, ये सब बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या किया जा सकता है? कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला, इन प्लेटफॉर्म्स की जो स्थानीय मैनेजमेंट है उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हों, कोर्ट में जाएं। ठीक है। दूसरा, अगर विदेशी अधिकारी पेश ना हो तो सरकार कूटनीतिक स्तर पर, मतलब अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाए कि वो अपने नागरिकों को जांच में सहयोग करने भेजें। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन कोशिश तो करनी होगी। तीसरा, हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए कि वो कैसे इन बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका ने टिकटॉक के साथ किया। अच्छा, और? चौथा, और शायद सबसे जरूरी, एक नया मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम या कानून बनाने की जरूरत है जो आज के डिजिटल युग के हिसाब से हो। 1954 का कानून पुराना हो गया है। नए कानून में क्या खास हो? उसमें भारत में काम कर रहे बड़े अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय हो। वो भारतीय नागरिक हों, भारत में स्थित हों और भारतीय अदालतों के प्रति जवाबदेह हों। ये अहम है। और पांचवा, अगर ये कंपनियां सहयोग ना करें तो कम से कम विज्ञापनों के मामले में उनका सेफ हार्बर स्टेटस खत्म किया जाए। उन्हें कंटेंट का प्रकाशक, पब्लिशर माना जाए, ना कि सिर्फ बिचौलिया। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कुछ भ्रामक विज्ञापनों का मामला नहीं है। ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, हमारे भरोसे से जुड़ा है और इन बड़ी टेक कंपनियों की भारत जैसे बड़े बाजार में नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा एक अहम सवाल है। बिल्कुल, ये एक सिस्टमिक मुद्दा है। चलिए अब टेक रेगुलेशन की दुनिया से निकलकर खेतों की ओर चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड फूड डे था और इस साल का थीम था बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करना। हाँ, 16 अक्टूबर को। ये साफ इशारा है कि हमारे खाने पीने के सिस्टम में, हमारे एग्रीकल्चर में बड़े बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी बदलाव से जुड़ा एक शब्द आजकल खूब सुनाई दे रहा है, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर या पुनर्योजी कृषि। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? देखिए, रीजेनरेट का मतलब होता है फिर से जान डालना या बेहतर बनाना। अच्छा। ये सस्टेनेबल यानी टिकाऊ खेती से एक कदम आगे की बात है। सस्टेनेबल का मतलब है कि हम संसाधनों को, जैसे मिट्टी, पानी, इनको बर्बाद ना करें, उन्हें भविष्य के लिए बचाएं। ठीक है, बचाएं। जबकि रीजेनरेटिव कहता है सिर्फ बचाओ मत, बल्कि सुधारो, मिट्टी को, पर्यावरण को पहले से बेहतर बनाओ। हाँ, बेहतर बनाओ। कैसे? क्या तरीके हैं इसके? ये एक समग्र यानी होलिस्टिक नजरिया है। अब तक हमारी खेती ज्यादातर एक्सट्रैक्टिव रही है, यानी हमने जमीन से पोषक तत्व लिए, फसल उगाई और बस। हाँ, लेते ही रहे। रीजेनरेटिव रिस्टोरेटिव है, यानी ये सुधारने पर, वापस देने पर जोर देती है। इसके मुख्य सिद्धांत हैं: पहला, मिट्टी की सेहत सुधारना, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन यानी जैविक पदार्थ बढ़ाना, मिट्टी को जिंदा करना। मिट्टी की सेहत, ठीक। दूसरा, जैव विविधता बढ़ाना, मतलब सिर्फ एक ही फसल नहीं, बल्कि खेतों में और मिट्टी के अंदर भी अलग अलग तरह के जीव और पौधे हों। ओके। तीसरा, ऐसी खेती करना जो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के असर को झेल सके, उसके हिसाब से ढल सके, रेजिलियंस बढ़ाना। और चौथा, सिर्फ पेट भरने वाला नहीं, बल्कि पौष्टिक खाना उगाना, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ गई अचानक? क्या गलत हो रहा था? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि धरती पर इंसानों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देखिए, हमारी आबादी अरबों में पहुंच गई है और ये बहुत तेजी से बढ़ी है, खासकर पिछले 100-150 सालों में। हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। बिल्कुल, लेकिन धरती, पानी, जमीन तो उतनी ही है, सीमित है। उस पर से खेती लायक जमीन तो धरती का बहुत छोटा हिस्सा है, करीब 11% ही। सिर्फ 11%? हाँ, वैश्विक औसत। इतने कम संसाधन पर इतने अरबों लोगों का पेट भरने का दबाव है। नतीजा, हमने जमीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया, ओवर यूज। हाँ। रासायनिक खाद और कीटनाशक डालकर उसे प्रदूषित किया, पानी बर्बाद किया। अब इसका असर दिख रहा है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, पानी और हवा जहरीली हो रही है और मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। भारत की स्थिति क्या है इसमें?
क्या हमारे यहाँ भी यही हाल है? भारत इस मामले में थोड़ा किस्मत वाला रहा है कि हमारी काफी जमीन लगभग 52% खेती लायक है, जो दुनिया के औसत से बहुत ज्यादा है। 52%? ये तो बहुत है। हाँ, ये एक वरदान है, लेकिन ये वरदान अब खतरे में है। हमारे पानी और मिट्टी के संसाधन तेजी से घट रहे हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो रही है। और इसमें खेती का कितना रोल है? चिंता की बात यह है कि इसमें एक बड़ा हाथ हमारी अपनी खेती के तरीकों का भी है, और हमारी लगभग आधी आबादी तो खेती पर ही निर्भर है। ओह, मतलब अगर खेती संकट में आई तो करोड़ों लोग संकट में आ जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक मुद्दा भी है। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो क्या हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने हमें अनाज में आत्मनिर्भर बनाया, क्या वो रास्ता अब सही नहीं रहा? देखिए, हरित क्रांति उस समय की जरूरत थी और उसने यकीनन हमें भूखमरी से बचाया। उसमें 4P का मॉडल कामयाब रहा था। पॉलिसी, सरकार की नीतियां जैसे MSP, सिंचाई, प्रोडक्ट, HYV यानी ज्यादा उपज वाले बीज, उर्वरक, प्रैक्टिस, खेती की नई तकनीकें, और पार्टनरशिप, वैज्ञानिक, सरकार, किसान, सबका मिलकर काम करना। हाँ, ये तो पढ़ा है। लेकिन जो चीजें तब वरदान थी, जैसे यूरिया का इस्तेमाल या कुछ खास बीजों पर अत्यधिक निर्भरता, वो अब लंबे समय में मिट्टी के लिए, पर्यावरण के लिए अभिशाप जैसी साबित हो रही हैं। उनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। अभिशाप? मतलब स्थिति इतनी खराब है? कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारी मिट्टी ICU में पहुंच गई है। ICU में? अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? कैसे पता चलता है कि मिट्टी ICU में है? बिल्कुल, जैसे मिट्टी में पोषक तत्वों का एक सही संतुलन होना चाहिए। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का एक आदर्श अनुपात माना जाता है। मान लीजिए 4.2.1। ठीक है। की खादों के मुकाबले यूरिया ही बेतहाशा इस्तेमाल किया। ओहो, तो असंतुलन हो गया। बिल्कुल। नतीजा, मिट्टी एसिडिक हो गई, उसकी संरचना बिगड़ गई। ग्रीन हाउस गैसें जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, जो CO2 से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, का उत्सर्जन बढ़ा। जमीन का पानी नाइट्रेट से दूषित हुआ, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियां होती हैं। और पंजाब की कैंसर ट्रेन जैसी दुखद कहानियां भी सामने आईं। मिट्टी में जान डालने वाला ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम हो गया है। ये तो भयानक तस्वीर है। तो क्या रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर इसका समाधान हो सकता है? और इसमें किसान क्या कर सकते हैं? उन्हें कैसे फायदा होगा? रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर एक उम्मीद जरूर है। ये मिट्टी को फिर से स्वस्थ करने का एक तरीका हो सकता है, और इसका एक बड़ा जरिया, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं, वो हो सकता है दालें, पल्सेस और तिलहन, ऑयल सीड्स उगाना। दालें और तिलहन, वो कैसे मदद करेंगी? कई तरह से। पहली बात, ये फसलें गेहूं और चावल के मुकाबले अक्सर कम पानी लेती हैं, कम खाद की जरूरत पड़ती है। ये सूखे या कम पानी वाले इलाकों में भी उग सकती हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी, सबसे जादुई बात, इनमें से कई फसलें, खासकर दालें, नाइट्रोजन फिक्सिंग करती हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये क्या चीज है? कोई टेक्निकल बात है? नहीं, आसान है। समझिए, दालों के पौधों जैसे चना, अरहर, मूंग की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं। हाँ, देखी हैं। उन गांठों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया हवा में जो नाइट्रोजन गैस है, जो करीब 78% है, उसे खींचकर पौधे के लिए इस्तेमाल करने लायक खाद अमोनिया में बदल देता है। क्या बात है! मतलब पौधा अपना यूरिया खुद बना रहा है। बिल्कुल, आप ऐसा ही समझ सकते हैं। इससे जमीन की ताकत बढ़ती है, उसकी उर्वरता बढ़ती है, और फसल कटने के बाद भी कुछ नाइट्रोजन मिट्टी में रह जाती है, जो अगली फसल के काम आती है। ये मिट्टी को सचमुच रीजेनरेट यानी पुनर्जीवित करता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। तो फिर हमारे किसान भाई ज्यादा दालें और तिलहन क्यों नहीं उगाते, अगर ये इतनी फायदेमंद है तो? यहीं पर फिर से वो पॉलिसी और इंसेंटिव वाला पिया जाता है। अच्छा, सरकारी नीतियाँ। हाँ, हमारा मौजूदा सिस्टम जैसे MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था, बिजली पानी पर सब्सिडी, ये सब गेहूं और चावल के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। इन पर ज्यादा सुरक्षा और रिटर्न मिलता है किसानों को। तो किसानों को लगता है कि गेहूं चावल उगाना ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित है। बिल्कुल, जोखिम कम लगता है। तो सुझाव यह है कि इंसेंटिव या सब्सिडी फसल के हिसाब से देने के बजाय प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से दी जाए, ताकि किसान जो भी उगाएं, अगर वो टिकाऊ तरीके से उगा रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहन मिले। वो दालें, तिलहन या मोटे अनाज उगाने के लिए भी प्रेरित हों। ये एक अच्छा सुझाव लगता है। और साथ ही जैसे गेहूं चावल के लिए HYV बीज आए थे, वैसे ही दालों और तिलहनों के भी
बेहतर, ज्यादा उपज देने वाले और कीट रोग प्रतिरोधी बीजों पर रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है। इसमें अभी हम पीछे हैं। ठीक है। और आखिर में सबसे जरूरी है इन अच्छी नीतियों और तरीकों को जमीन पर उतारना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ कागजों पर योजनाएं बनाने से या सेमिनार में बातें करने से बदलाव नहीं आएगा। सही कहा। तो इसमें किसकी भूमिका अहम है? इसमें किसानों, वैज्ञानिकों, कंपनियों, एनजीओज, सिविल सोसाइटी और सरकार सबको मिलकर काम करना होगा। एक मजबूत पार्टनरशिप बनानी होगी। चलिए अब खेत खलियानों से निकलकर दुनिया के मंच पर चलते हैं। एक और विषय जो आजकल काफी सुनने में आ रहा है वो है भारत का ग्लोबल साउथ की आवाज बनना या उसका लीडर बनना। हाँ, ये भी काफी चर्चा में है। पहले ये समझते हैं कि दुनिया का माहौल आजकल है कैसा। कहते हैं एक जमाना था जब सिर्फ अमेरिका का दबदबा था, यूनिपोलर वर्ल्ड, पर अब वो बात नहीं रही। दुनिया को अब मल्टीपोलर या कुछ लोग तो पॉली क्राइसिस कह रहे हैं। पॉली क्राइसिस मतलब कई संकट एक साथ चल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक अनिश्चितता, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल बदलाव और ताकत के भी कई केंद्र उभर रहे हैं। अमेरिका को चीन चुनौती दे रहा है, रूस अपनी जगह बनाने की कोशिश में है और भारत जैसे देश भी तेजी से उभर रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया काफी बदल गई है और तेजी से बदल रही है। और इसी बदलते माहौल में ग्लोबल साउथ शब्द बार बार सुनाई देता है। हाँ, ये ग्लोबल साउथ है क्या असल में? क्या ये सिर्फ दुनिया के दक्षिणी हिस्से के देश हैं? नहीं, ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है। जैसे आपने कहा, ऑस्ट्रेलिया भी दक्षिण में है, पर वो ग्लोबल साउथ में नहीं गिना जाता। अच्छा, तो फिर क्या है ये? असल में ग्लोबल साउथ एक राजनीतिक और आर्थिक कॉन्सेप्ट है। इसमें आमतौर पर वो देश आते हैं जो विकासशील हैं या कम विकसित हैं और जिनमें से ज्यादातर कभी न कभी पश्चिमी देशों के उपनिवेश यानी गुलाम रहे हैं और जिन्होंने दुनिया के नियम जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO के नियम वो बनाए नहीं बल्कि ज्यादातर माने हैं। ये नियम अक्सर पश्चिमी देशों यानी ग्लोबल नॉर्थ के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। तो अब ये ग्लोबल साउथ के देश अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि वैश्विक फैसलों में उनकी भी सुनी जाए, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए और भारत इसी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप करने की कोशिश कर रहा है, उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस लीडरशिप की रेस में क्या भारत अकेला है या और भी दावेदार हैं? नहीं, दावेदार और भी हैं। सबसे बड़ा दावेदार तो चीन है। चीन, वो कैसे? चीन अपने पैसे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उन्हें कर्ज दे रहा है और अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन पर तो कर्ज के जाल में फंसाने का आरोप भी लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। कई देश उसके कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, जिससे कुछ देशों में चीन को लेकर भरोसा कम हुआ है और डर भी बढ़ा है। इसके मुकाबले भारत कर्ज देने के बजाय क्षमता बढ़ाने, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग देने, टेक्नोलॉजी शेयर करने पर ज्यादा जोर देता है, जो शायद ज्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद तरीका माना जाता है। अच्छा, और कौन है रेस में? रूस भी कोशिश करता है, खासकर उन देशों को साथ लेने की जो पश्चिम के विरोधी हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस खुद थोड़ा कमजोर हुआ है और चीन का जूनियर पार्टनर जैसा ज्यादा लगने लगा है, तो उसका रुतबा पहले जैसा नहीं रहा। और पश्चिमी देश भी अपनी सॉफ्ट पावर यानी अपनी मदद, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी वैल्यूज के जरिए इन देशों को अपने साथ रखना चाहते हैं। वो दिखाते हैं कि हम आपके भले के लिए हैं। तो इतने सारे दावेदारों के बीच भारत की क्या खासियत है? भारत कैसे लीडर बन सकता है? भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले हम गुट निरपेक्ष थे, यानी किसी गुट में नहीं थे। अब हम मल्टी अलाइनमेंट पर चल रहे हैं। मल्टी अलाइनमेंट मतलब सबसे जुड़ाव? हाँ, हम अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में भी हैं, तो रूस और चीन के साथ SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स में भी। हम सबसे बात करते हैं, सबसे जुड़ते हैं, लेकिन अपने हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। इसे रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं। अच्छा, जैसे यूक्रेन युद्ध या इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का अपना स्वतंत्र स्टैंड रहा है। बिल्कुल, भारत किसी एक गुट का पिछलग्गू नहीं बनता। ये बात शायद कई ग्लोबल साउथ देशों को पसंद आती है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी आवाज बन सकता है बिना किसी बाहरी दबाव के। और भारत की ताकत क्या है इस भूमिका के लिए? क्या चीज भारत को खास बनाती है? देखिए, एक तो हमारी पारंपरिक सॉफ्ट पावर है। योग, बॉलीवुड, आयुर्वेद, हमारी संस्कृति, ये दुनिया भर में लोकप्रिय है। हाँ, ये तो है। लेकिन अब एक नई सॉफ्ट पावर उभर रही है, वो है टेक्नोलॉजी शेयरिंग। भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI
दूसरे विकासशील देशों के साथ साझा कर रहा है। DPI जैसे कोविन प्लेटफॉर्म जो कोविड वैक्सीन के लिए बना था, जैसे UPI पेमेंट सिस्टम जो अब फ्रांस, UAE, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस जैसे कई देशों में चल रहा है या चलने वाला है, जैसे आधार जैसा डिजिटल ID का मॉडल भारत ने सिर्फ अपने लिए सस्ती और अच्छी तकनीक बना रहा है, बल्कि उसे दूसरे विकासशील देशों को इस्तेमाल करने के लिए दे भी रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वसुधैव कुटुंबकम जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। इसके अलावा भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA बनाकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लीडरशिप दिखाई है, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में ग्लोबल साउथ के लिए बहुत अहम है। और वैक्सीन मैत्री भी थी। बिल्कुल। कोरोना महामारी के दौरान जब अमीर देश वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत ने कई गरीब और विकासशील देशों को वैक्सीन भेजी। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार और मददगार देश की बनी। हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता भी सफलतापूर्वक की और उसमें अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनवाया। इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। इसने दिखाया कि भारत सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि ग्लोबल साउथ को वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए काम भी करता है। इससे G20 का महत्व शायद G7 से भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब उसमें दुनिया की ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व है। ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर नियम मानने वाले, रूल टेकर से नियम बनाने वाले या प्रभावित करने वाले रूल शेपर की भूमिका में आना चाहता है। ये सब सुनने में तो बहुत सकारात्मक लग रहा है, लेकिन क्या इस रास्ते में कोई चुनौतियां भी हैं? हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अच्छा, कैसी चुनौतियां? पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि ग्लोबल साउथ कोई एक जैसा एकजुट समूह नहीं है। इसमें बहुत विविधता है, हेट्रोजिनिटी। मतलब इसमें सऊदी अरब जैसा अमीर तेल वाला देश भी है, तो वहीं मालदीव जैसा छोटा द्वीप देश भी जो क्लाइमेट चेंज के कारण डूबने का खतरा झेल रहा है। इसमें ब्राजील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, तो अफ्रीका के कई बेहद गरीब देश भी। सबकी जरूरतें अलग हैं, प्राथमिकताएं अलग हैं, दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। इन सबको एक साथ लाना, सबकी आवाज बनना, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये तो है। सबको साधना आसान नहीं होगा। और दूसरी चुनौती चीन और रूस से है, जैसा हमने पहले बात की। वो भी ग्लोबल साउथ में अपना प्रभाव बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और खासकर चीन के पास बहुत पैसा है जिसका वो इस्तेमाल करके सरकारों को अपनी तरफ खींच सकता है। भारत को उनसे मुकाबला करना होगा। ठीक है, और कोई बड़ी चुनौती? एक और अहम चुनौती, या यूं कहें की जरूरत है, वो ये कि भारत को सिर्फ बातों, भाषणों या कूटनीतिक मंचों से आगे बढ़कर ग्लोबल साउथ के देशों को ठोस जमीनी फायदे पहुंचाने होंगे। ठोस फायदे जैसे व्यापार बढ़ाना, निवेश करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, उनकी समस्याओं के समाधान में मदद करना। उन्हें लगना चाहिए कि भारत के नेतृत्व से, भारत के साथ जुड़ने से उन्हें सच में कुछ मिल रहा है, उनका विकास हो रहा है। वरना वो पूछ सकते हैं कि ठीक है, भारत दुनिया में बड़ा बन रहा है, पर इससे हमारा क्या भला हुआ? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिसका जवाब भारत को देना होगा। बिल्कुल, लीडरशिप सिर्फ कहने से नहीं आती, करके दिखानी पड़ती है। तो मतलब ये कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनना भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन राह आसान नहीं है। इसके लिए लगातार कूटनीति, मेहनत और सबसे जरूरी डिलीवरी करनी होगी। सही कहा आपने, अवसर बड़ा है पर जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। तो आज हमने 3 अलग-अलग लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हुए और काफी अहम मुद्दों पर बात की। बड़ी टेक कंपनियों की जवाबदेही और भ्रामक विज्ञापन, हमारी खेती को टिकाऊ और पुनर्योजी बनाने की जरूरत, और दुनिया में भारत की बदलती भूमिका और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ शायद यही लगता है कि हम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। हर क्षेत्र में पुरानी व्यवस्थाएं, पुराने तरीके अब कारगर नहीं रहे या उन पर सवाल उठ रहे हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी का रेगुलेशन हो, खेती करने का हमारा तरीका हो, या दुनिया पर किसी एक या कुछ देशों का दबदबा हो। हाँ, हर जगह एक तरह की उथल-पुथल है। बिल्कुल, और हर जगह नए समाधानों, नई सोच और नए नेतृत्व की तलाश है। भारत इन तीनों ही क्षेत्रों में एक अहम भूमिका निभाने की क्षमता और इच्छा रखता है। एक कंपनियों को जिम्मेदार बनाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य और भरोसा सुरक्षित रहे। खेती को ऐसा बनाना होगा जो न सिर्फ हमारा पेट भरे, बल्कि हमारी मिट्टी और पर्यावरण को भी स्वस्थ रखें। और ग्लोबल साउथ को दुनिया में उसका वाजिब हक और आवाज दिलानी होगी। हाँ, और इन सब चर्चाओं से एक आखिरी सवाल या विचार मन में आता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या?
क्या भारत के लिए असली चुनौती बाहर दुनिया में नेतृत्व करना है या पहले अपने घर को, अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को ठीक करना है? मतलब क्या ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की आकांक्षा रखने से पहले ये सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी नहीं है कि हमारे अपने देश में मिट्टी का स्वास्थ्य सुधर रहा हो, कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नैतिक और निष्पक्ष तरीके से हो रहा हो, कि हमारे सभी नागरिकों को पौष्टिक भोजन और अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा हो? आप कह रहे हैं कि क्या एक मजबूत, स्वस्थ और न्यायपूर्ण घरेलू नींव के बिना वैश्विक नेतृत्व टिकाऊ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। क्या बाहरी नेतृत्व की महत्वाकांक्षा और घरेलू सुधार साथ साथ चलने चाहिए या घरेलू सुधार पहली प्राथमिकता होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी ये बातचीत जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी।